अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये सेकंड लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 7 का। और हम पढ़ रहे थे एसिड और बेस। और अभी हमने जो पहले एसिड और बेस पढ़ा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें एक उसकी जनरल बातें थी, ठीक है, जनरल मालूमात थी, आम चीज़ें थी कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो खट्टा टेस्ट होता है उनका, इन इन चीज़ों में मौजूद होते हैं, लेमन में, बाकी चीज़ों में। इसी तरह बेस जो है उसका बिटर टेस्ट होता है। तो इस तरह की जो एक फ़िज़िकल उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने बताई। तो एक जनरल अंदाज में उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश की कि एसिड और बेस होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब ये है कि उनको प्रॉपर डिफ़ाइन करना, सही तरीके से साइंटिफिकली डिफ़ाइन करना, वो यहाँ पे चीज़ें आएंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मुख्तलिफ लोगों की डेफिनेशन है। ये नहीं है कि बस एक ही डेफिनेशन है और वो याद कर ली और वो चल पड़े आगे, नहीं। हमें क्या करना है, अब देखें, सबसे पहले ये आरहेनस है। अब आरहेनस ने जो डिफ़ाइन किया था वो हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके डिफेक्ट देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स थी, ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं थी, सारी चीज़ों को कवर नहीं थी करती इसकी, आरहेनस की। अब ज़ाहिर है उसने एसिड को भी डिफ़ाइन किया हुआ है, बेस को भी डिफ़ाइन किया हुआ है। तो जब वो नहीं थी तो फिर उसके बाद दूसरे लॉरी ब्रोंस्टेड जो है वो आ गए, तो उन्होंने एक अपनी ये डेफिनेशन दी, तो वो ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा एडवांस थी और वो सारी चीज़ों को, सारे कंपाउंड्स को वो कवर कर रही थी। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हमने इस लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़नी है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। देखिए आरहेनस की जो डेफिनेशंस देखें, कहते हैं ऑल्दो द अर्लियर डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस डिस्क्राइब सम डिस्टिंक्टिव फीचर। कहता है जो पहले डेफिनेशन हमने दी तो कुछ खास जो उसके जो फीचर थे, खसूसियात थी चीज़ों की, वो बता रही थी वो। येट न्यू एंड ब्रॉडर डेफिनेशन, नई और ज़्यादा वसी जो डेफिनेशनें हैं वर नीडिड, उनकी ज़रूरत पड़ी टू एक्सप्लेन देयर केमिकल बिहेवियर ऑन द मोलेकुलर लेवल, कि उनका जो कीमियाई जो बिहेवियर है, केमिकल जो रिएक्शन के रेलिवेंट होता है, ठीक है, तो वो डेफिनेशन है, वो चीज़ें करने के लिए फिर न्यू डेफिनेशन हमें ज़रूरत पड़ी। तो ये बंदा है जी सवांते आरहेनस, आ स्वीडिश केमिस्ट है, स्वीडन का रहने वाला, केमिस्ट्री का बंदा। सजेस्टेड दैट, उसने क्या कहा, एसिड्स एंड बेसिस मे बी क्लासिफाइड, यानी कहता है इनकी कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं इन टर्म ऑफ देयर बिहेवियर इन वाटर। कहते हैं पानी के अंदर ये चीज़ें किस तरह से बिहेव करती हैं, किस तरह का रवैया इख्तियार करती हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनके हम दो कैटेगरीज बना सकते हैं, एसिड की और बेस की। तो बेसिक पॉइंट वो क्या दे रहा है कि पानी में इनका बिहेवियर क्या होगा, उस हिसाब से डेफिनेशन बनानी है। अब ये आगे वो डेफिनेशन वो दे रहा है, कहते हैं एन एसिड इज दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर। एक एसिड जो है एक ऐसी चीज़ होगी जिसको पानी में अगर हम डालेंगे तो वो क्या करेगी, अपने आप को डिसोसिएट कर लेगी, अपने आप को तोड़ लेगी। आम अंदाज में आप ये कह लें, पानी के अंदर अपने आप को तोड़ेगी। ये पॉइंट पहला आपने ज़हन में रखना है। टू गिव प्रोटॉन, तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटॉन यानी कि H+। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, और सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। और आपको पता है जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी बनती हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो शेयर करना, इवन के प्रोटॉन्स का एक दूसरे की तरफ शेयर होना, उसके हिसाब से जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की जाती हैं। तो एसिड क्या करेगा, टूटेगा, टूट के अब क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, H+ आयन जो है वो प्रोवाइड करेगा। H देखें हाइड्रोजन हम इसलिए लिखते हैं कि हाइड्रोजन की अगर आप वो केमिकल उसकी वो देखें ना, उसकी जो कॉम्बिनेशन है कि वो बना कैसे है, तो वो उसमें आप देखेंगे तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है बस, और एक इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहा होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर H+ आयन, H+ का मतलब होता है माइनस निकल जाए, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो प्रोटॉन को हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बता सकते हैं, ठीक है, H के ऊपर प्लस लगा के, तो हम कहते हैं जी ये प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो पीछे H+ बचता है, ठीक है। तो इस तरह से वो हो जाता है। तो H+ का मतलब प्रोटॉन होता है एक, तो ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है। और हाइड्रोऑक्सीनियम आयन, अब ये किस तरह से बनता है कि देखें H+ आयन बना ना, उस चीज़ ने दिया, एसिड ने दिया H+ आयन। अब देखें साथ पानी है, पानी का फार्मूला क्या आता है, H2O, हाइड्रोजन के दो होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है। अब ये हम लिख रहे हैं H3O, तो इसका मतलब कि ये जो प्रोटॉन हो देना है एसिड ने, वो पानी के साथ लग जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। अब उसके साथ अटैच हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा ना, हाइड्रोजन के पहले 2 थे पानी के अंदर, अब एक और आ जाएगा तो 3 हो जाएंगे, तो H3O। और ऊपर प्लस इसीलिए लिखा है कि पहले H2O न्यूट्रल था, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी, लेकिन अब एक और प्रोटॉन आ गया तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से H3O के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो जायद हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल 10 प्रोटॉन हो जाएंगे और 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक का इजाफा हो जाना है।
तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये H3O+ है। और इसका नाम भी देखें, याद करें, ये क्या है, हाइड्रोऑक्सीनियम आइन। तो ये अलहदा से ज़ाहिर है कि ये MCQs वगैरह में, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो सम टिपिकल अहाइनस एसिड्स आर HCl, HNO3, यानी कि ये जो बात वो कर रहा है कि जी वो प्रोटॉन देगा और हाइड्रोक्सिनियम आइन बनाएगा, तो वो कौन बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड भी बना रहा है, और H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सारे इस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये अरहेनिस की एसिड की डेफिनेशन हमने याद कर लेनी है। तो बड़ी सिंपल है कि एसिड एक ऐसी चीज़ होगी जिसको हम पानी में डालेंगे तो अपने आप को तोड़ेगी, एक प्रोटॉन अलहदा कर देगी अपना, वो प्रोटॉन जो है वो पानी के मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम हाइड्रोऑक्सीनियम आइन कहते हैं, एंड सो ऑन। तो इस चीज़ को हम एसिड का नाम दे देंगे और उसके साथ एग्जाम्पल्स बता देंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। और देखें ये HCl का उसने ना तोड़ा हुआ काम भी दिखाया हुआ है कि HCl जो है, ये देखें, अब ज़ाहिर ये रिवर्सिबल भी रिएक्शन होता है। ये पढ़े थे ना रिवर्सिबल के, जो वापस भी आ सकें, यानी कि ये जो इस साइड पे है H3O+ Cl-, ये वापस मिल के दोबारा से HCl भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों काम हो रहे होते हैं एट अ टाइम। ठीक हो गया। तो पानी की मौजूदगी में HCl क्या कर रहा है कि H अपना अलहदा कर रहा है, Cl अलहदा कर रहा है, और अपना जो H अलहदा कर रहा है वो H2O के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, ये बात। सिमिलरली अब ये ऊपर डेफिनेशन बन गई एसिड की, अब बेस की तरफ वो जाने लगा है। अब बेस इज दैट सब्सटेंस, बेस एक ऐसी चीज है विच डिसोसिएट इन वाटर, ये भी पानी के अंदर जाके अपने आप को तोड़ेगी, तोड़ के क्या करेगी, टू गिव हाइड्रोऑक्साइल आइंस और OH-। हाइड्रोऑक्साइल, हाइड्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी, तो OH और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इसका नाम हमने फिर हाइड्रोऑक्साइल आइन रख दिया है। तो एसिड और बेस में बुनियादी फ़र्क समझ आ गया कि एसिड में प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ होगा, और ये जो बेस है इसमें क्या रिलीज़ होगा, हाइड्रोऑक्साइल आइन, यानी OH- वाला, वो उधर प्रोटॉन था H+ वाला। तो ये बेसिक फ़र्क हमें याद रखना है। और ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी वो एक एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी बेस की हमने एग्जांपल देनी होती है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली एग्जांपल। जैसे एसिड की एग्जांपल देते हुए ये HCl, HNO3, H2SO4, बार बार हम इनकी एग्जांपलें देते हैं, तो इसलिए एसिड जब बेस जब भी आए तो NaOH की एग्जांपल आप दिया करें, ये बहुत मशहूर है। और KOH भी, ये दोनों आपने नाम इनके याद रख लेने हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस बहुत मशहूर बेस हैं ये वाले ना। ठीक है, और देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्शन उसने दिखाया हुआ है पानी के अंदर, क्योंकि ये जो ऊपर H2O लिख देता है इसका मतलब पानी में डाल दिया हमने उसको, NaOH को, तो जाहिर है Na सोडियम है वो अलहदा हो जाएगा और OH जो है वो अलहदा हो जाएगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का समझ आ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि वहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो वे दोबारा आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में फिर अपोजिट हैं, एक दूसरे की कमी पेशी पूरी करनी है और उन्हें दोबारा NaOH बनाने देना होता है। तो यहाँ तक आपके पास दो डेफिनेशंस आ रही हैं जो आपने प्रॉपर याद करनी है। एक डेफिनेशन ये एसिड की, ठीक है, उसमें एसिड के साथ आपने एग्जांपल्स देनी है, और एक एसिड कैसे टूट रहा होता है, ये जो उसका फार्मूला बना हुआ है, इक्वेशन बनी हुई है, ये भी साथ याद कर लें। और उसके बाद बेस की डेफिनेशन आप ये वाली याद करेंगे, उसके बाद साथ बेस की दो एग्जांपलें देंगे, तीसरी रहने दें NaOH और KOH, और साथ देखें कि बेस जो है किस तरह से टूटता है, OH- आइन बनाता है, हाइड्रोक्साइल आइन, और वो आपने देनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद करनी है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहले भी था तो अभी भी है। अच्छा, आगे याद करने वाला नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये काम कैसे होता है, किसी लॉन्ग सवाल में आपको ये फ़ायदा दे सकता है। कहता है वाटर हैज़ एन एसेंशियल रोल, पानी का ज़ाहिर है कि एक कुलीदी किरदार है, मरकज़ी किरदार है पानी का, आर्हेनिस का ये जो कंसेप्ट है एसिड और बेस में। ठीक है, ये पॉइंट भी ज़हन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि ये जो हमारे आर्हेनिस की जो डेफिनेशन है एसिड और बेस की, ये किस पे बेस करती है, तो बेस करती है सारी की सारी पानी के ऊपर, कि पानी में जाके वो चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं, एसिड कैसे बिहेव कर रहा है, बेस कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो पानी के ऊपर ही डिपेंड कर रही हैं। तो ये इसलिए वो क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हेनेवर एन एसिड और बेस डिसोसिएट इन वाटर, पानी में जाके ज़ाहिर ये टूटते हैं, इट्स मोलेकुलर पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बाय सराउंडिंग द रिजल्टेंट। असल में ये वो वही बात कर रहा है कि जो H+ आइन आएगा एसिड का, तो उसके इर्द गिर्द पानी के मालिक्यूल होते हैं, तो पानी के मालिक्यूल उसको घेर लेते हैं, और वो जो है किसी एक के साथ अटैच हो जाता है, तो इसलिए वो फिर अपनी आज़ाद हालत बरकरार रख लेता है H+।
ठीक है, इसलिए वो वापस नहीं जाता। कुछ ज़ाहिर है वापस भी होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें और कुछ भी नहीं है इस पैराग्राफ के अंदर। और ये यही आगे उसने बताया हुआ है कि कैसे H2O और H+ जो है वो ये आपस में कंबाइन होके तो इस तरह से H3O+ जो है वो आयन बना रहे होते हैं। तो अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अप टू 4 वाटर मॉलिक्यूल मे सराउंड द प्रोटॉन। अब ये भी पॉइंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़हन में आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पूरी थ्योरी में कहीं से भी वो बना के दे सकता है आपको, ठीक है। वो ज़ाहिर शॉर्ट है क्योंकि एक्सरसाइज के अलावा भी बन सकते हैं। तो ये वो पॉइंट ये कह रहा है कि बाज़ रिपोर्ट्स, क्योंकि सारे साइंसदान तजर्बे करते रहते हैं, तो कहते हैं बाज़ रिपोर्ट्स ऐसी भी हमारे पास आई हैं कि जिसमें वो क्या कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के वो एक प्रोटॉन को घेरे हुए हों, ठीक है। तो ऐसे भी पॉसिबल है। सिमिलरली हाइड्रोक्साइलाइन, ज़ाहिर है कि ये जो हमारा बेस है तो बेस में जो OH- आयन निकलता है हाइड्रोक्साइलाइन और आल्सो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, ज़ाहिर है वो भी पानी के अंदर ही है ना, तो उसको भी पानी के मॉलिक्यूल जो है वो घेरे हुए होते हैं। और ये उसने कहता है फिगर में दिखाया हुआ है। अच्छा आगे क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्हेनियस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब असल में होता क्या है, ये पहले भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट है, और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये जो आपस में रिएक्ट करते हैं इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये पहले भी था और ये डेफिनेटली याद करना है आपने, लाजमी। तो न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली यही होती है कि एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को वो नलिफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और नई चीज़ क्या बनती है, साल्ट बन जाता है, नमक। नमक में ना एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना बेस की प्रॉपर्टी होती हैं। और हमारा जैसे आम नमक है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली नमक है, ठीक है। तो उसमें देखें एक तरफ से सोडियम है और एक तरफ से क्लोरीन है, तो वो दोनों मिलकर जो है सोडियम क्लोराइड उन्होंने बनाया हुआ है। तो कहते हैं ये जो आर्हेनियस की डेफिनेशन है ये उसी न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को ये डिफाइन करती है, एक्सप्लेन करती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एस एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग असल में उन्हीं को कहते हैं, ये भी पॉइंट ज़हन में रखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा वो जो पानी के अंदर ज़्यादा अपने H+ आयन और OH- आयन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगा, बनाएगा, इसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में हम दोनों को हल करेंगे, द कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, ये मुकम्मल तौर पर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी है। और ये नीचे उसने देखें वही बात बताई हुई है, HCl किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, NaOH, ये हमने पीछे देख लिया उस चीज़ को। आगे उसने एक सवाल पूछा हुआ है, एक्सरसाइज, हाउ डू क्लोराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर। इसका मैंने अलग से आंसर बनाया हुआ है इस लेक्चर के एंड पे, वर्ड फाइल के अंदर वो जो भी सवाल आए हुए हैं वो मैंने उनके आंसर्स वहाँ लिखे हुए हैं, फिर वहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। आगे कहता है ये जो हाइड्रोक्सीनियम आयन है वही H3O+, ठीक है। अब ये ज़हन में रखना है, H3O+ क्या है, हाइड्रोक्सीनियम आयन, एंड द हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन जो है, देन रिएक्ट, फिर वो आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म वाटर, पानी बनाते हैं, विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और ज़ाहिर है उसमें से हीट भी इवाल्व होती है, निकलती है। अब देखें ना, H3O+ कहाँ से आया था, एसिड से आया था। OH- कहाँ से आया था, बेस से आया था। ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बता रहा है अपने तरीके से, आर्हेनियस, ठीक है। तो ये दोनों मिल के फिर क्या करेंगे, 2H2 बना लेंगे, पानी बना लेंगे, और साथ उसमें हीट जो है वो इवाल्व होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन भी साथ याद रखना है। यानी अब देखना, अब ये सवाल इस तरह बन सकता है कि आर्हेनियस जो है वो किस तरह से इस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो वो उसके लिए आपका आंसर जो है वो इधर से शुरू होता है, इस जगह से। ज़ाहिर है ये लाइनें आप लिखेंगे और उसमें आप ये सारे जो रिएक्शंस हैं उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर शॉर्ट सवाल बनता है तो फिर रिएक्शन ना लिखाएं क्योंकि बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और उसके बाद ये लाइन उसकी दे दें। तो रिएक्शंस के बगैर देनी है, बगैर दे दें क्योंकि अच्छा खासा मटेरियल है, लेकिन अगर रिएक्शन भी साथ देने हैं तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो किस तरह से आर्हेनियस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करता है, तो ये एक सवाल बन सकता है। आगे चले, द साल्ट NaCl दैट इज फॉर्म, जाहिर है कि ये जब ये रिएक्शन होना है तो साल्ट बनना है, सोडियम क्लोराइड बनेगा, इज फॉर्म विद वाटर डज नॉट एग्जिस्ट, इसको रहने देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आगे चले, मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ज़ाहिर एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वो बता रहे हैं कि जो मिनरल एसिड्स हैं वो आमतौर पर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये भी एक लाइन जो है वो याद रखनी चाहिए क्योंकि वो पूछ सकता है कि मिनरल एसिड किस तरह के होते हैं, MCQs में आ सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट टू विच इट इज आयोनाइज्ड इन वाटर, ये भी
भी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज हो जाए पानी के अंदर, पानी के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन बना ले। जितने कम बनाएगा उतना वीक होगा, जितना ज़्यादा बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ये हमने बताया पहले भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइजेज इन वाटर कंप्लीटली। HCl स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो जाता है, सारे का सारा जो एसिड है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है H3O+ में और क्लोरीन Cl- के अंदर, गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिनियम आयन। वही बात के लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिनियम आयन जो वो बनेंगे। इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक ही दफ़ा में नहीं होता, ये इसको 2 दफ़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखें HCl में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, लेकिन यहाँ पे देखें H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 हैं, तो वो 2 स्टेप्स में जाएगा। H2SO4 + H2O आफ्टर रिएक्शन देखें H3O+ बनेगा, लेकिन HSO4 बनेगा क्योंकि अभी एक H निकला है, तो एक H पीछे है HSO, और ज़ाहिर है जब एक H निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, तो नेगेटिव चार्ज तो आना ही आना है ना, तो HSO4- उसके ऊपर अब एक दफ़ा फिर दोबारा से रिएक्शन होगा पानी के साथ, और फिर एक और H3O+ बनेगा, और अब टोटली H निकल गया क्योंकि एक और निकल गया, तो पीछे H बाकी कोई नहीं बचा, तो SO4- अब रह जाएगा। तो इसी तरह से ये जो HNO3 है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, इसमें भी चूँकि एक ही हाइड्रोजन का एटम है, तो इसलिए एक ही दफ़ा में ये पानी के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, आगे कहता है कॉन्ट्रैरी टू मिनरल एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड भी हैं जो ज़ाहिर ऑर्गेनिक चीज़ों से हमें मिलती हैं, आयनाइजेज अप टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। कहते हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में आयनाइज होते हैं, तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड इतने स्ट्रांग नहीं होते, कम स्ट्रांग होते हैं, डैट मीन के वो वीक होते हैं। ठीक है, वेरी लिमिटेड एक्सटेंट एंड हेंस दे आर वीक एसिड। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट सवाल है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक एसिड वीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और क्यों है? क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मैक्सिमम आयनाइज हो जाते हैं, और ये वाले जो ऑर्गेनिक वाले हैं ये कम से कम आयनाइज होते हैं। ठीक है, H3O+ जो है वो कम से कम बनाते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड हैज़ अ परसेंट आयनाइजेशन ऑफ ओनली 0.13। अब ये एक एग्जांपल लिख दे रहा है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड का अगर आपने नाम याद रखना है तो उसके साथ फिर उसका ये जो फार्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बड़ी याद रखनी होती हैं। तो इसका नाम याद रखें, CH3COOH, ये इसका फार्मूला है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। अब ये कितना आयनाइज हो रहा है? 0.13%। 100 पीछे जो है 0.13 या 1000 पीछे 1.3, तो बहुत थोड़ा, यानी 1000 पीछे तकरीबन 1 मालिक्यूल। 1000 मालिक्यूल होंगे तो उसके पीछे 1 मालिक्यूल इसका सिर्फ आयनाइज हो रहा है, बाकी आयनाइज ही नहीं हो रहे। तो ये भी, और ये देखें ये सारा वो ही लिखा हुआ उसने नीचे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है, दैट्स इट, ये इसमें इतना ही है सारा। अब आगे चले, अब एक और उसने सवाल पूछा हुआ है, ये अगेन मैंने अलग से आंसर्स बनाए हुए हैं, वहाँ से हम करते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसने दी हुई है, इसको भी ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बायोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है ना, खाना हज़म करने का जो सिलसिला है, ये इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। और ज़ाहिर है कि इसमें से भी वो शॉर्ट सवाल बना सकता है कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो HCl है, किस जगह से प्रोड्यूस होता है, कितना होना चाहिए, कितना हो जाए तो क्या होता है, एंड सो ऑन। तो इसको भी ज़रा एक दफ़ा रीडिंग कर लें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। स्टमक एसिडिटी, बाज़ का हम कहते हैं ना हमें एसिडिटी हो गई है, खट्टे डगार आ रहे हैं, बाहर को जो है वो खट्टा खट्टा आ रहा है, एंड सो ऑन। तो कहते हैं स्टमक एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी, इसको स्टमक एसिडिटी भी कहते हैं या हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। कंडीशंस आर अ कॉमन प्रॉब्लम, ज़ाहिर है आम मसला है लोगों का। मोस्ट ऑफन द प्रॉब्लम अराइजेज, ज़्यादातर ये जो मसला आता है व्हेन अ पर्सन टेक्स फैटी एंड स्पाइसी फूड, यानी ऐसा फूड खाता है जिसमें फैट्स ज़्यादा है, ऑयल्स उसमें ज़्यादा है। ऑयली खाना खाएगा एक बंदा या फिर मिर्च मसाले वाला खाना खाएगा, तो फिर ये आता। अब ये भी आप पॉइंट्स में रख सकते हैं कि ये जो स्टमक एसिडिटी ज़्यादातर कहाँ से किस वजह से प्रोड्यूस होती है। ये जो हम खाते हैं फैटी खाना खाते हैं और स्पाइसी फूड वाला खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपने, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन गया। विच काजेज मोर एसिड टू प्रोड्यूस, उसकी वजह से, ये जो खाना हम खाते हैं ये वाला, इसकी वजह से मैदे को ज़्यादा तेज़ाब बनाना पड़ता है। ठीक है, तेज़ाब ये चीज़ें नहीं बना लेके आती हैं अपने साथ, तेज़ाब बनना मैदे के अंदर ही है, लेकिन वो ज़्यादा बनाना पड़ता है मैदे को। ठीक है, मोर एसिड टू प्रोड्यूस इन द स्टमक देन रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायरमेंट से वो ज़्यादा बना लेता है। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पॉइंट्स भी ज़हन में रखना है कि हमारा जो स्टमक है, मैदा है, वो क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है।
टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट, ज़ाहिर जो खाना हमने खाया हुआ है इसको डाइजेस्ट करना है, हजम करने के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। व्हेनेवर वी ईट, जब भी खाना खाते हैं, सेल्स विद इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, कहता है स्टमक जो हमारा मैदा है उसकी जो दीवारें होती हैं उसके अंदर सेल्स होते हैं, उसके अंदर जो भी सेल्स हैं, खलिए हैं, वो क्या करेंगे, वो इस एसिड को प्रोड्यूस करेंगे। प्रॉब्लम अकर्स, प्रॉब्लम कब आती है, व्हेन दीज सेल्स प्रोड्यूस मोर एसिड, यानी ये सेल क्या करते हैं, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, देन योर स्टमक नीड, अपनी उसकी ज़रूरत से ज़्यादा। व्हेन इट हैपन, जब भी ऐसा होता है, द पर्सन सफर्स फ्रॉम स्टमक एसिडिटी, तो फिर वो बंदा कहता है कि मुझे स्टमक एसिडिटी हो गई है। द कॉमन इंडिकेशन ऑफ, अब ज़ाहिर है कि अलामात क्या होती हैं, तो ये भी शार्ट सवाल है। द कॉमन इंडिकेशन ऑफ सच अ कंडीशन इज द फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन राइट बिलो अवर ब्रेस्ट बोन, कहते हैं हमारी छाती की जो बोन्स होती हैं ना, ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे आती है, तो इसके नीचे, अब मुझे कभी हो तो मुझे यहाँ मिडल में वो फीलिंग आती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आई थिंक यही वाली है, क्योंकि इसी, ये ब्रेस्ट है ना हमारी, तो इसके नीचे ये जो बोन है यहाँ पे करके, क्योंकि फीलिंग करें ना, थोड़ा सा दबा के देखें आपको वो फील होगी, तो कहता है यहाँ पे जो है वो बर्निंग की सेंसेशन होती है कि जल रहा है कुछ। अ पर्सन में आल्सो फील सोर टेस्ट, उसको खट्टा टेस्ट भी आएगा इन माउथ, मुंह में, एंड हार्ट बर्न और पेन नियर द हार्ट एरिया, यानी कि दिल के जो एरिया है उसके आगे पीछे उसको दर्द की फीलिंग भी होगी। ये मेरे साथ होता रहा है, क्योंकि मुझे मैदे का इशू था और मेरे दिल को कुछ होने लग पड़ता था, तो मुझे लगता था मुझे दिल का मसला हो गया, तो वो दिल वाले डॉक्टर के पास जाता रहा हूँ, तो अल्टीमेट क्या है जी, मैदे का इशू है, ठीक है, तो ऐसे होता है, तो वो दिल की जो है वहाँ पे उस जगह पे आपको दर्द और वो बर्निंग सेंसेशन जो है वो फील हो सकती है, तो ये उसकी जो इंडिकेशंस हैं, ये भी एक शार्ट सवाल बनता है। द अनईजी कंडीशन में, अब ये जो ज़ाहिर अनईजी कंडीशन है, में ईजिली बी क्योर्ड, कहता है इसको ईजिली हल कर सकते हैं बाय टेकिंग वीक बेस, वो जो दवाई हमें दी जाती है या जो सिरप दिया जाता है ना, उसमें एक कमज़ोर सा एक वीक एसिड बेस दे दिया जाता है, और इसका नाम एंटासिड, ये एंटासिड मैंने पीएम है, ठीक है, मेरे पास अभी नहीं है, मैं दिखा देता आपको, लेकिन यह है कि उसके बाद में मैंने वो गैविस्कॉन शुरू कर लिया, वो ज़्यादा अच्छा है। तो एंटासिड जो है वो पिए जाते हैं, वो अगर थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम है तो ये आप उसको, क्योंकि इसमें वीक जो है वो बेस होता है, बेस जाके जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वीक इसलिए रखना है कि सारे के सारा एसिड ना ख़त्म कर दे, क्योंकि एसिड चाहिए होता है, जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको ख़त्म करना है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से वो एंटासिड जो है वो दिया जाता है और लोग ठीक हो जाते हैं। दीज एंटासिड्स रिमूव माइनर स्टमक डिसऑर्डर, छोटे मोटे मसले ये ठीक कर देता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक एसिड, ज़ाहिर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, बट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इन दैम इज़ टू लो टू हार्म, और ज़ाहिर है कि इसमें कहता है इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होती कि बॉडी को नुकसान पहुँचाए, ठीक है, तो वो जितने हैं वो न्यूट्रलाइजेशन करके ये कर लेता है। तो आई थिंक फिलहाल इतना ही रखते हैं, मुझे भी अभी कहीं जाना है, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर के साथ कर लेंगे। ये जो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट है इसको पढ़ के तो फिर बाकी जो आंसर्स हैं उसके साथ ही कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल लेक्चर करते हैं, कल लाजमी इसका एक दिन के बाद ज़रूर इंशाल्लाह इसका लेक्चर मैं अब रोज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।